चलिए, बस देखना है इसमें आवाज़ जो है बाहर से जा रही होगी। आवाज़ मेरी जा रही है साफ? मैसेज करके बताइए भाई। अब शायद माइक ठीक हो गया होगा। चलिए आप लोग भी देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। हमने पिछली क्लास में देखा था कि गयासुद्दीन तुगलक, उसकी मृत्यु हो गई थी लकड़ी का महल गिरने से अफगानपुर में। उसमें जो है ये विवाद था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ये काम किया है, यानी जौना खा उसके लड़के ने किया है, या जो है वो खुद ही गिर गया लकड़ी का महल। चलिए उस विवाद को हम बाद में समझेंगे, वहाँ पे कुछ समझे थे। अब यहाँ पर देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक कुल जो है 26 सालों तक इसका शासन था। 26 वर्ष में बहुत कुछ घटा इसके समय, और बहुत बदलाव भी आए दिल्ली सल्तनत में, और इन बदलावों को ही समझना है हमको, बहुत जरूरी है इसको समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक 2 बार लिख गया। बिन तुगलक का मूल नाम जौना खां था, और ये जो है गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा लड़का था। गयासुद्दीन तुगलक के 3 लड़के थे, 3 का 4 लड़के थे। छोटा मोहम्मद जो गयासुद्दीन तुगलक के साथ ही मर गया था लकड़ी के महल गिरने के कारण। शुरू से ही ये पहले से ही युवराज घोषित किया जा चुका था मोहम्मद बिन तुगलक। और हम जब गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ रहे थे तो उस समय हमने देखा था कि जब ये दक्षिण भारत यानी वारंगल के अभियान पे था, तो वहाँ जो है ये पता चला कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई है, तो ये जो है तुरंत दिल्ली की तरफ निकल गया था। उसके बाद एक तरह से ये शासक बनना तो चाहता ही था पहले से ही। ठीक, इसके बारे में समझें तो उसका पालन पोषण एक सैनिक की तरह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक का। उसे अच्छी शिक्षा मिली थी। जौना खां को यानी मोहम्मद बिन तुगलक को कुरान, मुस्लिम न्याय शास्त्र, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, दर्शन, चिकित्सा आदि विषयों का ज्ञान था, यानी एजुकेशन बहुत अच्छी थी। सबसे शिक्षित सुल्तानों में से गिना जाता है, एजुकेटेड। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी को देखा, खुद ही कहता है कि हमको उसको पढ़ना नहीं आता था। जो है जब सुल्तान बना तो फारसी सीखी उसने। ठीक, तो बलबन के बारे में भी एजुकेशन का कुछ नहीं है, तो तुम्हें भी इतना एजुकेटेड नहीं था, इतना एजुकेटेड जितना पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां था। ठीक, जूना खां भी कहीं कहीं मिलता है नाम, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इतनी बात समझ गए। खुसरो शाह के समय इसे अमीर ए आखुर का पद दिया गया। अमीर ए आखुर मतलब अश्वशाला का अध्यक्ष, घोड़ों का अध्यक्ष घोड़ा रखा जाता था सैनिकों के लिए। उसके बाद उसके पिता गयासुद्दीन तुगलक के राज्यारोहण के समय उसे उलुग खां की उपाधि दी गई। ठीक, तो उलुग खां भी कहीं कहीं मिल जाए तो समझे रहिएगा, ये उपाधि है। और अक्सर कभी कभी कई नाम मिलता है, जैसे मोहम्मद तुगलक बिन गायब हो जाता है तो भी मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो गई, उलुग खां तो भी। ठीक, गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन के लाल महल में जौना खां का राज्याभिषेक हुआ। उसने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण की। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गया कि बहुत शिक्षित था, और उलुग खां की उपाधि से पहले ही मिल चुकी थी, गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था। ठीक है, गला खराब हो गया। ठीक, इसके आगे हम चले तो हम समझेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जब सिंहासन पर बैठता है, सुल्तान बनता है, तो बड़ी समस्याएं थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसका ज़्यादा एजुकेटेड होना, मतलब ज़्यादा एजुकेटेड होना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये वाली बात नहीं है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा है तभी। इसकी कुछ योजनाएं थी जो कि
सफल नहीं हुई, असफल हुई। और इतिहासकार लेखक जो उस समय के थे उसमें अलग अलग दल के थे एक तरह से। जो उलेमा वर्ग के संबंधित थे, यानी जो रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी लेखक, उन्होंने इसकी केवल आलोचना की है, क्योंकि ये इस्लाम को व्यवहारिक तौर पर मानता था। मतलब इस्लाम के जो कुरान हदीस थे, जो उनमें लिखा हुआ था, जो सिद्धांत था, उसके व्यवहारिक पक्ष को ही मानता था। तब जो ठीक लगता था वही करता था। इसलिए रूढ़िवादी तत्व जो थे इससे नाराज थे, जो उलेमा वर्ग था, यानी जो रूढ़िवादी थे। तो ये रूढ़िवादी जो इतिहासकार थे, उसमें अगर हम बात करें तो कई लोगों का आता है ना, अभी हम आगे बताएं, जैसे बर्नी, इसामी, इब्न बतूता, इन सब ने इसकी आलोचना की है। बर्नी की बात करें, इब्न बतूता की बात करें, इब्न बतूता इसी के समय आया है लेकिन रूढ़िवादी था। ठीक है। इसामी की बात करें, इसामी तो इसका दादा, इसामी के दादा मर गए थे, पिता मर गए थे, सॉरी पिता थे। तो इस वजह से ये सब आलोचना किए हैं। ठीक। तो हम देखते हैं, देखिए पहले तो एक क्रम देख लीजिए, इससे क्वेश्चन सीधे आ जाता है क्रम बनाने के लिए। बड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि क्रम निश्चित नहीं है। बर्नी ने जो है जो क्रम दिया है उल्टा पुल्टा दिया है, ठीक से नहीं दिया है। जो मन में आया पहले वो लिख दिया है, इसलिए क्रम सही नहीं मिलता है। तो क्रम हम आपको बना के दिए हैं, इसको क्रम को आप इसी तरह याद कर लीजिएगा। पहली बात तो सबसे पहले राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद। ठीक, 25 में 1325 में शासक बनता है। 2 साल बाद पहला काम दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करता है। क्यों करता है हम देखेंगे अभी। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है वापस। ठीक है। तांबा या कांसा की जो मुद्रा होती है, तांबा और कांसा दोनों मिलता है तो दोनों को हम समझेंगे। खुरासान अभियान ये क्या है, कराची अभियान और दोआब में कर वृद्धि, इसको हम ठीक से समझेंगे। तो आइए हम एक एक तो समझते हैं, ये सारी योजनाएं हैं। ठीक। तो चलते हैं, पहले हम शुरू करते हैं राजधानी परिवर्तन से। ठीक। देखिए ये मैप है आपके सामने, और पिछले हम सुल्तानों को देखें तो हम ये समझेंगे कि फिर से थोड़ा सा हम रिवाइज करा दें यहीं पे। तो अलाउद्दीन खिलजी जब शासन कर रहा था तो उस समय उसने देवगिरी को जीता था, ये देवगिरी है। वारंगल को जीता था, उसके बाद होयसल, उसके बाद पांडराज। ये अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था लेकिन इसको अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं था। मुबारक शाह खिलजी की बात करें, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी, उसने देवगिरी को साम्राज्य में मिला लिया था, वारंगल के कुछ जिले को मिला लिया था। ठीक है। और एक तरह से माबर पांड्य प्रदेशों को भी मिला ही लिया था। मतलब पूरी तरह से पूर्ण रूप से तो नहीं मिला लिया था लेकिन मिला लिया था, तो बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया था। मतलब कि अब अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो साम्राज्य मिला, मोहम्मद बिन तुगलक को जो साम्राज्य मिला वो पूरा, उसमें पूरा लगभग भारत आता है। ये पूरा सिंधु रिवर से लेके ये पूरा एरिया उसके अंडर में आता है। हालांकि बीच बीच में विद्रोह होते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स आ जाता है, लेकिन सबसे बड़ा साम्राज्य इसी का था। इसमें कुल 23 प्रांत थे। ठीक, कुल टोटल जो मोहम्मद बिन तुगलक को मिला था। ओके। और इन प्रांतों में इसी के समय ही डिक्लाइन भी शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा साम्राज्य था और इसी के समय ही हम देखेंगे तो बहमनी, विजयनगर साम्राज्य और गुलबर्गा, ये अलग अलग राज्य भी बन जाएंगे, अलग अलग जो है स्वतंत्र राज्य बन जाएंगे, यानी इसका ये साम्राज्य टूट भी जाएगा। ठीक। तो इतना बड़ा साम्राज्य था, इसके वजह से जो है राजधानी को परिवर्तित करना पड़ा। ठीक, दिल्ली से दौलताबाद। अब यहाँ दिल्ली, अब देखिए इस मैप में पहले कहाँ है, ये देखिए दिल्ली यहाँ पर है। और यहाँ से इतने बड़े साम्राज्य को कवर करना, उस पर नियंत्रण रखना कठिन हो रहा था। इस वजह से इसने दिल्ली से दौलताबाद, यानी जो देवगिरी है, ठीक, जिसे हम, जहाँ रामचंद्र का शासन था इसके पहले, रामदेव का, देवगिरी को ही दौलताबाद नाम दिया गया। ठीक है। राजधानी दिल्ली से देवगिरी कह सकते हैं, दौलताबाद कह सकते हैं। इसके अलावा
अगर हम और नाम बताएं तो देवगिरी का नाम पहले समझ लेते हैं। देखिए, पहले तो देवगिरी नाम था, मुबारक शाह के समय इसका नाम कुतुबाबाद रखा गया था। कुतुबाबाद, ठीक है। और जब मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी चेंज की, परिवर्तित की, तो इसी का नाम दौलताबाद रख दिया। तो तीन नाम आपके सामने है, ठीक है। और इस एरिया को, इस राजधानी को इस्लाम इस्लाम कुब्बत उल इस्लाम ये घोषित किया गया। कुब्बत उल इस्लाम, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये भी जानते रहिए। कुब्बत उल इस्लाम ये घोषित किया गया है, नाम नहीं है कुब्बत उल इस्लाम। कुब्बत उल इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम का केंद्र, ठीक है, इस्लाम का केंद्र। तो इस्लाम का केंद्र घोषित किया गया और दौलताबाद नाम रख दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किसका? देवगिरी का, ठीक है। अब राजधानी दिल्ली से आ गई देवगिरी, इतना यहाँ से दिल्ली से देवगिरी। इसकी दूरी की बात करें तो 700 मील मील है, यानी 1500 किलोमीटर। आज भी देखेंगे तो वही है, ठीक है, 1500 किलोमीटर लगभग, ठीक, इतना जो है दूरी थी। अब यहाँ अगर आ जाती है राजधानी, तो साम्राज्य जो है साम्राज्य के बीच में थी एक तरह से, ठीक। अब इसमें जो है कई कारण हैं, अलग अलग इतिहासकार जो लेखक थे उस समय, उन सब ने अलग अलग बात बताई है। अगर इन बातों को समझे, ये तो कारण है, आप कारण देख पा रहे हैं, ठीक है, यही शायद मेन कारण था, क्योंकि कन्फ्यूजन है, क्लियर नहीं है, ठीक। अब हम बात करते हैं एक एक की। जैसे इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली की जनता इसे गालियों भरे पत्र लिखकर भेजती थी, यानी दिल्ली की जनता जो है पत्र लिखती थी, उसमें गालियां लिखती थी। इसके वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तित किया। किसने कहा है? इब्न बतूता। हमने बताया इब्न बतूता, ये रूढ़िवादी इतिहासकार एक तरह से, मतलब रूढ़िवादी नहीं थे, एक तरह से ये उलीमा, धार्मिक थे, मतलब धर्म को समर्थित करने वाले लोग थे। क्योंकि इन्होंने ऐसा लिखा कि दिल्ली की जनता एक पत्र लिखती थी मोहम्मद बिन तुगलक को, और उसमें गालियां लिखती थी। अब इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद राजधानी परिवर्तित की। ठीक लग रहा है? इतना बड़ा शासक, मान लेते हैं कुछ लोग अगर लेटर लिखे भी होंगे तो उसकी वजह से राजधानी परिवर्तित हो जाएगी। नहीं पॉसिबल लग रहा है ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, चलिए। इसामी कहता है कि इसामी भी इसी तरह का कुछ बात करता है। इसामी कहता है कि दिल्ली की जनता से डर कर इसने राजधानी परिवर्तित की। डर, जनता से डर कर, बस इतना याद रखिए, बहुत ज़्यादा उसको स्टेटमेंट के रूप में मत पढ़िए, ऐसे ही स्टेटमेंट समझे रहिए, ठीक है। इब्न बतूता कहता है इसी तरह की बात, सॉरी, गार्डन कहता है आर्थिक और मंगोल आक्रमण, गार्डन इतिहासकार है, इन्होंने कहा कि आर्थिक कारण था, और जो है मंगोल आक्रमण, इस वजह से जो है दिल्ली से राजधानी दौलताबाद की गई। जैसे देखिए, मंगोल बार बार दिल्ली पर आक्रमण करते थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय तो आक्रमण ढेर सारे हुए, उसके बाद भी आक्रमण हुए, तो दिल्ली पास में रहती थी तो जीतना उनके लिए आसान था। अगर ये देवगिरी हो जाती तो जीतना कठिन हो जाता। लेकिन इन सब का सबसे बड़ा कारण, ये कारण तो हो सकता है कुछ हद तक ठीक लग रहा है, आर्थिक कारण या फिर मंगोल आक्रमण। सबसे बड़ी बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, कि देवगिरी एकदम सेंटर में आ गया था। सेंटर में होने की वजह से ये जो है अपनी राजधानी परिवर्तित किया। ओके, इतनी बात समझ गए होंगे, मेन कारण, ठीक। अब हुआ क्या, इसमें कोई दिक्कत आपको दिख नहीं रही है, बहुत सोचा समझा एक समझदार व्यक्ति का, समझदार सुल्तान का ये निर्णय था, और इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। राजधानी हो सकती है, अगर हम दो राजधानी हो सकती है, ठीक है। अगर हम और बात करें तो इसमें
अल उमरी की किताब है, अल उमरी की, जो हमको ज़्यादा समझ में आई और आपको भी समझ लेना है। मसालिकुल अबसार, मसालिक उल अबसार, इस पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक दो राजधानियां बनाना चाहता था। दो राजधानियां, यानी एक दिल्ली और एक जो है दौलताबाद, समझ रहे हैं? तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक। तो इस तरह से ये सब कारण है, ठीक। अब हम अगर और बात करें तो हुआ क्या था, थोड़ा सा इसको समझ लें, ज़्यादा जान नहीं, इतना काफ़ी है। देखिए हुआ क्या था कि दिल्ली की जनता को कहा गया कि भाई आप लोग जो है दौलताबाद चलिए। जनता को नहीं कहा गया था, पहले अमीर वर्ग जो प्रशासनिक लोग थे उनको कहा गया था, फिर सेकंड टाइम जनता को कहा गया था, ठीक। तो पहले जो है अमीर वर्ग आया, अमीर मतलब जो वहाँ के कुलीन वर्ग थे वो आए, और जो प्रशासनिक लोग थे, सेना और प्रशासनिक लोग थे वो आए दौलताबाद, ठीक है। इसके बाद जनता आई, ठीक। जब ये निर्णय दिया गया तब गर्मी का मौसम था, और गर्मी के मौसम में इतनी दूर चलना यहाँ से यहाँ बहुत कठिन था। इसी में इसामी को भी कहा गया, इसामी आ रहे थे बीच में, जो है उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इसामी जो है यहीं रह जाते हैं दौलताबाद में, वापस नहीं जाते हैं, ठीक है। बहमन शाह के अंडर में ही वो बुक लिखी गई है, उस पर हम बात करेंगे, ठीक। तो जो है, तो जब गर्मी का मौसम था, हालांकि गर्मी के मौसम में सारी चीज़ें की गई थी, जगह जगह सराय बनाई गई थी, रुकने की व्यवस्था हुई थी, जो है धर्मशाला बनाया गया था, पेड़ लगवाए गए थे रोड पर, तो काफ़ी काम किया गया था। वैसे पेड़ लगवाने के बाद तो भाई पेड़ एक साल में 6 महीने में तो बढ़ना नहीं है, लेकिन ऐसा लिखा गया है कि पेड़ भी लगवाए गए थे, धर्मशाला बनाया, सब कुछ किया गया था, लेकिन फिर भी जनता को बहुत कष्ट हुआ, ठीक। अब जब ये हो गया, परिवर्तन की आज्ञा दी गई, ठीक है। तब इस पे कुछ स्टेटमेंट है, पूछा जाता है, तो इन स्टेटमेंटों को देखिए। जैसे इब्न बतूता कहते हैं कि दिल्ली इतनी बुरी तरह उजड़ गई थी कि बिल्ली और कुत्ता भी नहीं बचा था, मतलब एक बिल्ली और एक कुत्ता भी नहीं बचा था। इब्न बतूता जिन्होंने ये कहा है अभी कि दिल्ली की जनता इनको लेटर लिखती थी, बुरा बुरा गालियां देती थी, उन्हीं ने कहा है, इब्न बतूता ने ही, राजधानी परिवर्तित होने के बाद, कि यहाँ एक बिल्ली और एक कुत्ता भी नहीं बचा। तो सबको कह दिया गया कि दिल्ली एकदम खाली कर दीजिए। क्या ये स्टेटमेंट ठीक लग रहा है? ऐसा हो सकता था दिल्ली में कि सब लोग दिल्ली के छोड़ के चले जाएं, कुत्ता बिल्ली भी ना मिले, कुत्ता बिल्ली को भी कह दिया जाए? तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अतिशयोक्ति भरा लग रहा है, ठीक है। तो हम चलिए इस पे बाद में देखेंगे। अरे बिल्ली कुत्ता, हाँ ठीक है। इसका इसामी कहता है कि अ, राजधानी परिवर्तित होने के बाद जो है दिल्ली को जला दिया गया था। क्या कर दिया गया था? दिल्ली को जला दिया गया था। ये भी ठीक नहीं है, ठीक। तो ये सब इसलिए कहे हैं सिंपल सा कि ये रूढ़िवादी थे, और ये इनसे जो है मोहम्मद बिन तुगलक की बनती नहीं थी, एक तरह से सीधे सीधे बात, ठीक। तो इस तरह से ये कुछ टाइम के लिए हुआ था, 1-2 साल के बाद फिर से वापस दिल्ली राजधानी कर दी गई थी, ठीक। यह योजना पूरी तरह असफल रही और इसमें ढेर सारा नुकसान हुआ, ओके। तो परिवर्तन हुआ था, पहला काम यही हुआ था, ठीक। बस इतने जान जान लेना है, इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। चलिए आगे देखते हैं सांकेतिक मुद्रा। पहली योजना तो असफल रही, दूसरी योजना है सांकेतिक मुद्रा की। सांकेतिक मुद्रा की बात, जो आज हम मुद्रा यूज करते हैं वो सांकेतिक मुद्रा ही है। जो हम पैसा यूज करते हैं, करेंसी नोट, 500 की नोट जो यूज करते हैं हम, एक 20 रुपए से लेके 500 रुपए तक, क्यों क्या है? सांकेतिक मुद्रा ही है, पहली बात तो। सांकेतिक मुद्रा कैसे? कि भारत सरकार, आरबीआई लिख के देती है कि हम इसके बदले 500 रुपये
हम धारक को अदा करने के लिए मतलब कहते हैं, ठीक। तो वह सांकेतिक मुद्रा ही है। इसका जो प्रचलन था सबसे पहले चीन में स्टार्ट हुआ, चीन में सांकेतिक मुद्रा, ठीक है। अगर हम बात करें चीन में, तो चीन में 1260 ईस्वी में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा यानी अ, कागज का नोट स्टार्ट हुआ, कागज का पैसा ये चलाया गया। वहाँ का शासक था कुबलई खान, ठीक। उसको चांद चाओ कहा जाता है, तो कुबलई खान ने ये प्रयोग किया था, कुबलई खान, और ये जो है सफल रहा था, ठीक, सफल था कुबलई खान, ठीक है। इसके अलावा जो है और हम बात करें तो मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329-30 में यही काम किया। उसने क्या किया कि देखिए, हम लोग जानते हैं कि टका जो था, टका वो चांदी का था, बहुत मात्रा में चांदी था, और इसमें और ये 178 ग्रेन का था, ग्रेन का था। इसी टका के स्थान पर सांकेतिक मुद्रा जारी की गई। इसका कारण अगर बात करें तो नेल्सन राइट है, नेल्सन राइट एक इतिहासकार है, नेल्सन राइट, इनको जानते रहिए। इन्होंने कहा था उस समय कि भाई उस समय विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, विश्व भारत हर जगह, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, तो संसार में चांदी की कमी हो गई थी, और बंगाल से चांदी आती थी इंडिया में, जिससे कॉइन बनते थे। बंगाल से भी चांदी कम आ रहा था। दूसरे जो है कि स्थिति तो खराब ही थी, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी यहीं परिवर्तित की गई थी पहले से ही। तो मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि भाई हम भी जो है सांकेतिक मुद्रा चलाएंगे, जिससे टका की जगह हम इसकी जगह तांबे या कांसे, कन्फर्म नहीं है, दोनों नाम याद रखिएगा, कांसा या तांबा, दोनों धातु याद रखिएगा, का सिक्का, ये सिक्का आपके सामने है और इस पे कुछ लिखा भी है, ठीक। तो तांबा या कांसा का सिक्का जो है चलाया गया किसके एवज में, टका के बराबर टका, ठीक है। एक टका बराबर एक क्वाइन, वो क्वाइन किसका होगा, तांबे का या कांसा का, ठीक। ये जनता को बताया गया कि भाई जहां आप टका लेते थे उसकी जगह आप ये कॉइन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मूल्य बराबर है। लेकिन चूंकि जनता हमेशा चांदी का सिक्का यूज की है थी, और चांदी को तौल के एक तरह से चांदी का वजन के हिसाब से सिक्का बनता था। उस समय ऐसे ही होता था कि कोई भी चांदी लेके जाए और सिक्का बनवा ले, या सोना लेके जाए सिक्का बनवा ले, ठीक है। तो वजन के हिसाब से, अब चांदी की जगह इसको हम देंगे तो जनता के लिए दिक्कत तो होगी, ठीक है। दूसरे जो है, कांसा सबके पास था, ऐसी धातु का हम बना लिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि जिस धातु को का यूज किया गया वो सबके पास उपलब्ध था, यानी तांबा भी उपलब्ध था, और कांसा, टिन और जो है तांबा तांबा मिला के कांसा बन जाएगा, तो कांसा भी उपलब्ध था, ज़्यादा उपलब्ध था। तो सभी लोगों ने, यानी दिल्ली की जनता ने स्पेशली जो है, ये तांबा और कांसे का सिक्का घर में बनाना शुरू कर दिया, पायरेसी शुरू हो गई इसकी, ठीक है। जबकि अभी हम बात करें, आज जो नोट चलता है, जो हमारे साथ जो करेंसी आती है 500 100 की, उसको भी घर में बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें जो ढेर सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उसको नहीं बना सकते ना। नहीं, एकदम कागज का होता है, वो कागज सबके पास है, ढेर सारा कागज है, कागज को बना तो सकते हैं, लेकिन इसीलिए इतनी सिक्योरिटी लगाई जाती है कि उसकी पायरेसी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, और ये उपलब्ध था, लोग अपने घरों में इसको ढालना शुरू कर दिए। और क्या हुआ कि जब ढालना शुरू कर दिए, तो जो टका था, टका अपने पास रखना शुरू कर दिए, और इस सिक्के को मार्केट में चलाना शुरू कर दिए। तो उसकी जगह क्या हुआ कि जो टका था, जो चांदी का सिक्का था, वो वो जो है मार्केट से गायब ही हो गया। उसकी जगह हर घर में टकसाल बन गया एक तरह से, और इस तरह के बनने लगे, ठीक है। इसमें जो है बर्नी कहता है, बर्नी का स्टेटमेंट है कि हर हिंदू का घर टकसाल बन गया, हर हिंदू का घर
टकसाल बन गया। ठीक है, हिंदू ही क्यों कहा, क्योंकि उस समय जो है सुनार, जो जो सोना चांदी का जो काम करते थे, मैक्सिमम हिंदू ही थे, तो इसीलिए हिंदू शब्द का यूज किया है। कोई दिक्कत नहीं, बर्नी का स्टेटमेंट है। मतलब सिंपल सी बात है कि पायरेसी खुक्कादे से होने, और इससे हुआ क्या कि टका गायब हो गया, और अंत में इस योजना को भी वापस लेना पड़ा, असफल हो गया। क्यों? क्योंकि जब देखिए कॉइन्स ज़्यादा हो जाएंगे, खूब ज़्यादा हो जाएंगे, तो महंगाई जो है एक तरह से बढ़ने लगेगी। जहाँ भाई हर आदमी कॉइन बना बना के निकाल रहा है, ठीक है, तो गेहूं का दाम, चावल का दाम इतना ज़्यादा बढ़ने लगेगा कि समझ में नहीं आएगा। ठीक, ढेर सारा जो है सांकेतिक मुद्रा, यानी ये जो तांबा का और कांसे का टका था एक तरह का, ये इनकी कीमत बढ़ने लगी, वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी, तो अंत में ये योजना वापस लेनी पड़ी। वापस लेनी पड़ी क्या मतलब है? मतलब ये कि ये जिस तांबे और कांसे का जो ये सिक्का है जो आपके सामने दिख रहा है, इसके एवज में राजकीय कोष, केंद्रीय कोष से मोहम्मद बिन तुगलक को टका देना पड़ा, माने एक्सचेंज करना पड़ा। ठीक है, तो एक्सचेंज करना पड़ा, तो ढेर सारा जो है ये सिक्का लिया गया और जो है उसकी जगह टका दिया गया। ठीक, एक बात और, इन सिक्कों पर अरबी और फारसी में लिखा गया था, खलीफा का नाम लिखा गया था। ठीक है, खलीफा का नाम उत्कीर्ण किया गया था, किसमें? अरबी में और फारसी में। सीधे पूछा जा सकता है आपको, अरबी और फारसी दो भाषा में लेख था। ठीक, जानते रहिए, जो लोग ये जो लेख देख रहे हैं वो अरबी और फारसी में है। ठीक, इतनी बात समझ गए? तो ये सांकेतिक मुद्रा ऐसे था, इसमें दो ही क्वेश्चन तीन तरह से आता है, तांबा और कांसा, दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों धातु याद रखिएगा। दूसरा जो है अरबी और फारसी में लिखा गया था। ठीक, और टका की जगह चलाया गया था, टका की जगह। ठीक, जीतल की जगह नहीं, जीतल तो ऑलरेडी तांबे का था। ओके, इतनी बात समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। ये भी योजना असफल हो गई इनकी। मंगोल शासक तर्मासरीन का आक्रमण, ये आक्रमण 27 में ही हुआ था, जब दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित की गई थी उसी समय। ठीक, तो यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा होगा, खुरासान, तो खुरासान अभियान इसी के साथ हम पढ़ेंगे दोनों। ठीक है, पहले आक्रमण हुआ, उसके बाद खुरासान अभियान। एक खुरासान आपको दिख रहा है, बाकी मैप नहीं दिख रहा होगा मैप में अच्छे से, हम आपको बता दें, ये इंडिया है, इधर ये भारत, ये पोर्शन, ठीक है, ये फारस की खाड़ी है वाला पोर्शन, ठीक है, ये अरब सागर है, और ये जो है आपका लाल सागर है, और ये यहाँ पे खुरासान। खुरासान मतलब ये कैस्पियन सागर यहाँ दिख रहा होगा आपको, यानी मध्य एशिया। खुरासान अगर नाम आए तो समझ लीजिए कि मध्य एशिया, एशिया के बीचों बीच, अफगानिस्तान वाला कुल थोड़ा सा एरिया, और ईरान वाला जो पूर्वी एरिया है वो, और तुर्कमेनिस्तान, यही वाला एरिया जो है ये खुरासान कहलाता है। ठीक है, और खुरासान को यहाँ दिल्ली से जीतना था। ठीक, ये खुरासान अभियान बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं मंगोल शासक तर्मा सरीन का आक्रमण। तो हुआ क्या था कि तर्मासरीन खुरासान का शासक था, मंगोल शासक था, उसने भारत पर आक्रमण किया था, सिंध पर, सिंध के एरिया में आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इस आक्रमण को दबाने के लिए निकला, आगे बढ़ा लड़ाई युद्ध करने, लेकिन हुआ क्या था कि तर्मासरीन को जो है पैसे और हाथी दे के इसको किसी तरह जो है मित्र बना लिया गया। इसमें बहुत विवाद है, कई इतिहासकार जो है इसके बारे में कहते हैं कि ये जो है घूस दे के तर्मासरीन को मित्र बना लिया। ठीक, और ऐसे भी मिलता है कि तर्मासरीन से लड़ाई हुई थी, और ऐसे भी मिलता है नहीं हुई थी। घुमा फिरा के तर्मासरीन मित्र बन गया था, ये दैट इज फाइन, क्लियर, समझ लीजिए, इसमें कुछ सोचना नहीं है। ठीक, अब जो है जब ये मित्र बन गया, ठीक, तब ये हुआ कि भाई इस वाले एरिया पर, ठीक है, खुरासान वाले एरिया पर, यहाँ पर आक्रमण करना है, खुरासान वाले एरिया पर। ठीक, और इसको मित्र बना के फिर ईरान जो है, उस मित्र में तीन लोग थे, तर्मासरीन था,
और ममलूक शासक था जो है एक मिस्र का, ये मिस्र है आपका, यहाँ का एक शासक था। और इस ईरान वाले एरिया को, पूरे इस एरिया को जीतना था। ठीक है, तो सबको मिलके एक तीन लोगों का जो है संधि बना था। उसमें एक था तर्मासरीन, एक था जो है ममलूक शासक, और एक जो है मोहम्मद बिन तुगलक। तीनों लोग। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, पहले समझिए खुरासान अभियान में उसके बाद 32 में हुआ ये कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 की सेना बनाई कि भाई आक्रमण करना है। ओके, सेना आई, सेना को 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया गया। 1 साल का अग्रिम वेतन, भाई 1 साल का अग्रिम वेतन आप ले लीजिए। और 3,70,000 की सेना, बहुत लंबी सेना बनाई गई। अब जब ये अभियान होना ही था, तभी क्या हुआ कि तर्मासरीन जो था, इसके चाचा ने इसको गद्दी से हटा दिया, सिंहासन से हटा दिया तर्मासरीन को। ठीक, और तर्मासरीन की मृत्यु भी हो गई कुछ समय बाद। तो इस तरह से ये खुरासान अभियान अपने आप फेल हो गया, असफल हो गया, क्योंकि कोई ऐसा अभियान हुआ ही नहीं है खुरासान अभियान। और नाहक जो है सेना भर्ती की गई, उसको अग्रिम वेतन दिया गया। ठीक, और ये सब किसी काम का नहीं हुआ। समझ रहा है? तो इस तरह से यह योजना भी असफल हो गई, और तर्मासरीन से घुस दे की मित्रता भी एक तरह से ये भी चलती रही। ठीक, एक विवाद का विषय है, तर्मासरीन को घुस दिया था कि लड़ाई हुई थी। दूसरा एक विवाद का विषय और है कि चित्तौड़ पर आक्रमण का, इसमें भी कुछ इतिहासकार बताते हैं, कुछ इतिहासकार नहीं बताते हैं। चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ, वहां राजपूत शासक हमीर शासन कर रहे थे। अब हमीर से युद्ध हुआ था, हमीर ने जो है रणथंभौर और अजमेर को जीत लिया था। तो उसका क्या हुआ, ये भी जो है एक विवाद का विषय है, चित्तौड़ पर आक्रमण और तर्मासरीन का आक्रमण, ये दोनों। ठीक, तो इसको जानते रहिए। बस खुरासान अभियान असफल रहा, उसके लिए सेना भर्ती की गई और ये सब सारा काम हुआ। ठीक, और लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, सेना घर पर ही रह गई, खड़ी खड़ी रह गई। चलिए इसके आगे और देखते हैं। कराचील अभियान, जब कराचील कहाँ है पहले ये समझ लीजिए। यहाँ देख रहे हैं कराचील, दिल्ली आपको दिख रहा है, बदायूं दिख रहा है, ये कराचील है, कुमायूं। ठीक है, कुमायूं वाला एरिया। ठीक, कुल्लू और कांगड़ा वाला एरिया, कुल्लू मनाली यहीं पर है। ठीक, यही वाला एरिया। ठीक है, अब इसके लिए क्या हुआ, यह अभियान तुगलक के भतीजे मलिक खुसरो ने किया। मलिक खुसरो को जानते रहिए, बस थोड़ा सा जानिए इसके बारे में। खुसरो को कहा गया कि भाई कराची पर 10,000 सेना लेके जाइए और इस वाले एरिया पर, कराची वाले कुल्लू और कांगड़ा वाला जो एरिया है, इस पर आक्रमण करिए। ठीक है, ये गया और आक्रमण किया। ठीक, जो है आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि अब जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि खुसरो अब बस करो, वापस आ जाओ। लेकिन ये खुसरो माना नहीं, ये सेना लेके आगे निकल गया। और ये आक्रमण करना चाह रहा था तिब्बत वाले एरिया, इधर तिब्बत है। ठीक, और ये पूरा पहाड़ी वाला एरिया, हिमालय वाला पहाड़ी वाला एरिया है। इस पहाड़ों को जैसे ही डाका, वैसे जो है आगे ठंडी बहुत ज़्यादा थी, दिक्कत बहुत शुरू हो गई। और जैसे ही डाक गया तो यहाँ के जो निवासी थे कराची वाले एरिया के, उन सब ने पीछे वाला जो है, जो भी कुछ रास्ता था, सब बंद कर दिया। ठीक, तो सेना पूरी चली तो गई, लेकिन आगे जा भी नहीं पाई, और उसको सेना को वापस आना पड़ा, और वापस आ भी नहीं पाई। ठीक, केवल 10 लोग, 3 लोग, बर्नी कहता है कि सेना में 10,000 सेना थी और केवल 10 लोग बचे। इब्न बतूता कहता है केवल 3 लोग बचे। मतलब इतनी बुरी तरह सेना खत्म हो गई। वही वाला हाल है जैसे क्या नाम है, बख्तियार खिलजी ने जो आक्रमण किया था असम वाले एरिया में। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से जीतना चाह रहा था तिब्बत। ठीक, और वो जो है असम डाक गया। उसके बाद असम के लोगों ने क्या किया कि जो पुल थे वो तोड़ दिए, उसकी सेना वहीं रह गई। वही वाला एकदम सेम वही रिपीटेड है ये मलिक खुसरो का भी, कराची वाला। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा हानि हुई, तो ये भी असफल हो गया।
तो योजना तो ठीक थी, लेकिन सही समय पे नहीं किया गया एक तरह से। आगे चलते हैं हम और देखें तो दोआब में कर वृद्धि इतनी, मतलब कि क्या क्या हुआ। अगर फिर से हम रिपीट करें, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी में परिवर्तित हुआ। उसके बाद जो है खुरासान अभियान के लिए सेना बनाई गई, वो भी बिगड़ गया। ठीक है, कराची अभियान किया गया, वो भी बिगड़ गया। तो इस तरह से सारे अभियान असफल हो गए। सांकेतिक मुद्रा वाला जो मैटर था वो भी असफल हो गया। अब इतना जब कुल असफल हो गया तो कोष खाली हो गया। अब दोआब में कर वृद्धि की गई। दोआब कहाँ है? ये जो गंगा यमुना आप देख रहे हैं, ये नदियां हैं, ठीक है। इन नदियों के आसपास के एरिया को दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच का या आसपास का एरिया, बीच का एरिया मान के चलते हैं, लेकिन ये पूरा एरिया दोआब है। और ये जो है यूपी वाला एरिया है एक तरह से। ठीक, यूपी, उत्तर प्रदेश। और जो है ये बहुत उपजाऊ था, बहुत ज़्यादा उपजाऊ, यानी सबसे ज़्यादा राजस्व यहीं से आता था। यहाँ पर कर में वृद्धि की गई। और कर में वृद्धि कितनी की गई? 1/10 या 1/20, बस इतने की गई। इतना कर हम लोग जब देखें ग्यासुद्दीन तुगलक को, तो वो भी कहता है कि 1/10 या 1/11 हर साल जो है वृद्धि कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा वृद्धि तो नहीं थी। जबकि अलाउद्दीन खिलजी के समय देखेंगे तो 1/2 के टैक्स लिया जाता था, 50% लिया जाता था। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है टैक्स को बढ़ाया गया था, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया था। और कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। हो सकता था कितना टैक्स मिले, क्योंकि यह उपजाऊ एरिया थी और किसान दे सकते थे, और मोहम्मद बिन तुगलक को मालूम भी था कि दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। समझ रहे? लेकिन फिर दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत ये हो गई कि जब यह दोआब में कर वृद्धि हुई, उसी समय अकाल पड़ गया। ये समस्या हो गई। और यह अकाल 7 सालों तक चला, बहुत लंबा अकाल हो गया। एक साल हुआ लेकिन जो है अकाल पड़ा, लेकिन लंबा पड़ने लगा। मतलब अकाल रुका ही नहीं, यानी बारिश नहीं हुई ठीक से और फसल नहीं हुआ तो अकाल हो गया। अब उस स्थिति में क्या हुआ कि पहले तो आदेश दिया गया कि भाई जो कर्मचारी थे कि आप लोग जो है किसानों से टैक्स लीजिए, किसी भी हालत में लीजिए, क्योंकि वैसे भी कोष खाली हो गया है। तो किसानों पर अत्याचार शुरू हो गए। किसानों ने जो है खेती करना वो छोड़ना शुरू कर दिए। तो बहुत दिक्कत हुई एक तरह से, और अकाल की वजह से लोग मरने भी लगे बहुत ज़्यादा। ठीक, अब हुआ क्या? जब यह सब बात मालूम चली, बहुत कुछ समय बाद, 2-3 साल बीत गया और टैक्स आया नहीं, उतना कर आया नहीं, तो मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि अब क्या किया जाए, तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तब उसने एक डिपार्टमेंट बनाया, एक विभाग बनाया, दीवान ए अमीर कोही। ठीक, वो डिपार्टमेंट पहले, तो यह योजना क्या हो गई? असफल हो गई। यानी टैक्स जो है, जो कर वृद्धि थी, उसे वापस लेना पड़ा। एक तरह से कर वृद्धि का कर ही नहीं मिला, जो कर पहले से दे रहे थे वो भी मिलना मुश्किल हो गया। ठीक, तो वृद्धि की बात ही खत्म हो गई। तब बनाया गया दीवान अमीर को ही, ये विभाग अब बना है। ठीक है, तो इनके समय याद रखिएगा, अलाउद्दीन के समय दीवाने मुस्तखराज था, आप लोगों को याद होगा। अलाउद्दीन ने एक डिपार्टमेंट बनाया था, दीवान ए मुस्तखराज। वो अलग डिपार्टमेंट है, उसका काम था मुस्तखराज का, कि जो बकाया था अधिकारियों के पास उसको वसूल करना था। तो मुस्तखराज का काम ये था, लेकिन अलाउद्दीन ने बनाया था, अलग तरह का विभाग था। उसी तरह दीवान अमीर को ही बनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो इसका काम क्या था? कृषि से संबंधित डिपार्टमेंट था, विभाग था। इसका मुख्य काम था कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना। मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक ने ये आदेश दिया कि भाई जो कृषि वाला जो बंजर भूमि है, जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, वहाँ पर खेती करने की व्यवस्था की जाए। और उसके लिए ऋण दिया गया, जिसे सोनधर ऋण कहा जाता है। किसानों को ऋण दिया गया, तकावी या सोनधर ऋण। इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है सीधे सीधे, सोनधर या तकावी ऋण। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। यह ऋण जो है दिया गया, किस लिए दिया गया? कि इससे जो है किसान बैल खरीद पाए,
ठीक, और हल खरीद पाए और कुआं सब कर पाए, खुदवा पाए। ठीक, और इस ऋण में कुल 70 लाख टका दिया गया, अधिकारियों को दिया गया। लेकिन अधिकारियों ने इसमें भी कोई काम नहीं किया। पता नहीं किसानों को दिया कि नहीं दिया, लेकिन यह जो है दीवाने अमीर कोही ने अपना काम ठीक से नहीं किया। सौंदर्य ऋण का वितरण ठीक से नहीं हुआ, बहुत सा पैसा जो कर्मचारी थे वही खा गए। तो यह भी योजना जो है अंत में असफल रही। ठीक, लेकिन यह डिपार्टमेंट का काम था, मतलब कि एक तरह से इतनी असफल रही कि थोड़ा सा भी बंजर भूमि ठीक नहीं कर पाए ये लोग, समझ गए। लेकिन दीवाने अमीर को ही पूछा जाता है, तो इसे आप बहुत अच्छे से समझे रहिए। सौंदर्य ऋण, सौंदर्य या तकावी ऋण, ये भी याद रखिए क्या है ये। ठीक, ये किसानों को जो है दिया जाने वाला ऋण था। ऋण मतलब समझते हैं, लोन। इससे बैल खरीदेंगे, हल खरीदेंगे, एग्रीकल्चर की खेती करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इसे चुका देंगे। लेकिन एक भी पैसा वापस नहीं आया। आगे चले, आगे देखते हैं नगर कोट का अभियान। नगर कोट का भी अभियान यही है। नगर कोट की बात करें हम अगर, तो यहीं पर कांगड़ा वाले एरिया पर, ठीक है, ये अभियान किया गया। और इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, किला पर आक्रमण किया गया, किला को जीत लिया गया। यहाँ पर एक मंदिर था, उसको जो है नहीं लूटा गया था, तोड़ा नहीं गया था। उस मंदिर का नाम है, इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो जो है ज्वालामुखी मंदिर। इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। तो पूछा जा सकता है कभी ऐसे भी क्वेश्चन, कौन सा मंदिर था जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको कुछ नहीं किया। ठीक, तो यह अभियान एक तरह से सफल था, बस, बाकी सब असफल ही था, ज्यादा कुछ जानना नहीं। ठीक, आगे हम चलते हैं दक्षिण भारत का अभियान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है थोड़ा सा समझिए। जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा जो है ये चैप्टर है ही है। ठीक, तो देखिए, कंपिली, धारवाड़ वाला जो एरिया है, ठीक है, कंपिली छोटा सा एरिया था। पहले दक्षिण भारत अभियान में आपको मालूम है कि पूरा एरिया, देवगिरी का एरिया जो है सब सब कवर था, सब पूरा साम्राज्य में शामिल था ऑलरेडी। ठीक, लेकिन कुछ कुछ जगह हिंदू राज्य छोटे छोटे थे जिनको जीतना था, उसमें कंपिली आता है। तो सबसे पहले कंपिली पर आक्रमण किया गया। यहाँ के शासक थे कंपिली देव, कंपिल देव। ठीक, हुआ क्या था, क्यों किया गया था, क्योंकि इसके चचेरा भाई था गुलबर्गा का ही, गुलबर्गा यहीं पर है। ठीक, उसने जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, विद्रोह कर दिया था, और विद्रोह करके जो है कंपिली के यहाँ, कंपिली के शासक के यहाँ शरण लिया हुआ था। और कंपिली का जो शासक था कंपिल देव, इन्होंने कहा था कि भाई हम मरते दम तो तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम मेरे यहाँ रहो। और किया भी, वो काम किया भी, लेकिन जो है उस वजह से कंपिली पर आक्रमण किया गया। चचेरा भाई अभी हम देखेंगे कौन है, ठीक, उसका विद्रोह देखेंगे। तो कंपिली पर आक्रमण किया गया, उसके बाद द्वार समुद्र पर आक्रमण किया गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी कुछ जो है टैक्सेस नहीं मिल रहे थे। उसके बाद माबर पर फिर से आक्रमण किया गया, यानी पांड्य राज्य पर। यहाँ पे माबर है, यानी वही जो पांड्य राज्य है। उसके बाद उनगुंडी पर आक्रमण किया गया। तो यही सब पूरा दक्षिण भारत पे छोटे छोटे एरियाज पर आक्रमण किया गया। ठीक, तो जब आक्रमण किया गया, पूरे दक्षिण भारत को 5 राज्यों में डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया, 5 राज्य बना दिया गया। लेकिन कुल अगर हम बात करें तो 23 राज्य टोटल थे, और पूरा भारत एक तरह से एक हो गया था। ठीक, समझ रहे हैं। और जब इतना बड़ा भारत एक हो गया तो ढेर सारे इसके इसके समय विद्रोह हुए थे, ढेर सारे विद्रोह।
ठीक, कुल 34 विद्रोह हुए, जिसमें से 27 विद्रोह जो है दक्षिण भारत में हुआ था, सबसे ज्यादा विद्रोह दक्षिण भारत में। ठीक, इतनी बात समझ गए? ज्यादा यहाँ पढ़ समझना नहीं है, छोटे छोटे एरियाज हैं, वो आपसे क्वेश्चन में नहीं आएंगे। लेकिन कुल 23 राज्य याद रखिएगा, पूछा गया है विद्रोह सबसे ज्यादा किस सुल्तान के समय हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ। उसमें दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ, ये भी जानते रहिए। ठीक, अब जो है इनके विद्रोहों को हम समझेंगे। अब समझिए कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत एक हो गया। इसके पहले अशोक के समय ही हुआ था, उसके बाद समुद्रगुप्त के समय हुआ था, लेकिन समुद्रगुप्त ने जो है दक्षिण भारतीय राज्य को मिलाया नहीं था अपने साम्राज्य में। ठीक है, लेकिन सम्राट अशोक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक का ही साम्राज्य जो है दक्षिण भारत उत्तर भारत सब पूरा सम्मिलित कर लिया गया, इतना बड़ा एरिया। ठीक, तो एक करने का श्रेय अगर पूछा जाए सल्तनत शासक में, दक्षिण भारत और उत्तर भारत यानी पूरे भारत को एकीकृत करने का श्रेय किसे आप देंगे, तो श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को ही मिलता है। ठीक है, उसी का सबसे बड़ा साम्राज्य था सल्तनत काल में। इसके बाद ये जो है साम्राज्य डिक्लाइन हो जाएगा, इसी के समय डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। ठीक, डिक्लाइन कहाँ शुरू हो जाएगा, देवगिरी वाला एक पोर्शन जो है बहमनी साम्राज्य, गुलबर्गा यहाँ पे हो जाएगा, और नीचे इसके जो काकतीय जहाँ देख रहे हैं, वेसल देख रहे हैं, ये हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य विद्रोहों के वजह से ही, ये सब विद्रोह करके यहाँ पे हिंदू शासक विद्रोह करेंगे, यानी हिंदू शासक में विजयनगर साम्राज्य में हरिहर और बुक्का नामक जो है, हरिहर और बुक्का ये जो है विद्रोह करेंगे और यहाँ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करेंगे। कब, 1336 में, 35-36 में, यानी 1335 के बाद जो विद्रोह होंगे दक्षिण भारत में ही होंगे। पहली बात 1335 के बाद, तो 36 में ये विद्रोह हुआ, एक तरह से विजयनगर साम्राज्य विद्रोह के रूप में ही निकला, तो इसी के समय हुआ था। इसके अलावा अगर हम देखें तो हसन गंगू, यहाँ पर देवगिरी वाला जो ये एरिया है, यहाँ पर विद्रोह हुआ, और यहाँ पर विद्रोह किया था अमीर ए सादा ने। इसने अमीर ए सादा, अभी कोई आदमी नहीं है अमीर ए सादा, अमीर ए सादा ये अधिकारी थे। अमीर ए सादा क्या थे, अधिकारी थे, छोटे छोटे अधिकारी थे, बहुत बड़े बड़े अधिकारी नहीं थे। 100 गांव इनके अंडर में था, एक अमीर सादा के अंडर में, और इनकी नियुक्ति की गई थी कहाँ, देवगिरी वाले एरिया में। तो सारे अमीर सादा ने मिलके हसन गंगू को, किसको, हसन गंगू को अपना सुल्तान बना लेते हैं, और हसन गंगू बहमन शाह का उपाधि धारण करके नया साम्राज्य बनाता है, बहमनी साम्राज्य, इसी के समय। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहमनी साम्राज्य देखने को मिलेगा। गुलबर्गा इसी तरह स्वतंत्र हो जाता है। तो ये 3 नए जो है, इसमें से एक हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत आगे कायदे से हम देखेंगे यहीं पे। ठीक, तो हम क्या समझे यहाँ पर, मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य सबसे बड़ा था, लेकिन डिक्लाइन भी इसी के समय स्टार्ट हो गया। ठीक, इसको स्थिर करके रख नहीं पाए दक्षिण भारत को अंत तक, यानी जीत तो लिया गया, लेकिन इसको एकीकृत बनाए नहीं रखा जा सका। हाँ, लेकिन एकीकृत करने का श्रेय तो मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है, हमारी संस्कृतियों का समन्वय का श्रेय जाता है। और राजधानी परिवर्तित होने से, दिल्ली से दौलताबाद आने से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ दक्षिण भारत में। जो मुस्लिम यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं हसन गंगू यानी बहमनी साम्राज्य, ये मुस्लिम साम्राज्य था। ये क्यों हुआ, क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद जब राजधानी चेंज हुई थी, तो बहुत से मुस्लिम अमीर आके, बहुत से सूफी संत आके दौलताबाद में बस गए। ठीक, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम हो गए, और मुस्लिम होने की वजह से वहाँ एक नया मुस्लिम राज्य बना अलग से, बहमनी साम्राज्य। हालांकि मुस्लिम के अंडर में पहले से था, इसके पहले से अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही मुसलमान यहाँ आ रहे हैं, लेकिन अस्थायी रूप से बसाने का काम तो किया किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही। ठीक, दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन की वजह से दोनों संस्कृतियों का समन्वय भी हुआ। दक्षिण भारतीय कल्चर जो था, संस्कृति जो थी, उत्तर भारतीय संस्कृति से अलग है, आज भी अलग है, बहुत अंतर है, लेकिन समन्वय का काम भी हुआ यहाँ पे।
वो इसीलिए हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तित की और एक बड़ा साम्राज्य बनाया, एक एक कर दिया। ठीक। तो इन सब की वजह से ही हम बहमनी साम्राज्य देखते हैं, और उसके अलावा विजयनगर साम्राज्य देखेंगे। ठीक है। अब चलिए हम और थोड़ा सा जो जानना है वो जान लेते हैं। देखिए, ढेर सारे विद्रोह हुए हैं। विद्रोहों पर अगर हम बात करें तो 34 विद्रोह हुए, इससे बहुत बड़े बड़े विद्रोह हुए हैं, जो उन पे हम जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ठीक। आइए हम मेन मेन पॉइंट देख लेते हैं, जो मेन मेन चीज़ जानना है उसको समझते हैं। ठीक ना। कुछ वन फैक्टर, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक एक व्यवहारवादी शासक था। ठीक। इसके ये पहले तो जैनियों से भी संपर्क रखता था, मतलब हिंदू धर्म में जैन जो धर्म था, जो संप्रदाय था, वो जैनियों से भी इसका संपर्क था, योगियों से भी था। ठीक है। और मुसलमान तो एक ऑलरेडी था। तो जैनियों से संपर्क मतलब कि दो जैन इसके दरबार में रहते थे, दो या तीन। एक थे जो है राजशेखर, नाम सीधे सीधे पूछा जाता है। एक है जिन प्रभ सूरी, जिन प्रभ सूरी। एक है सिंह कीर्ति, जैन भिक्षु हैं सिंह कीर्ति। ठीक है। तो ये जो है सिंह कीर्ति लिखा है यहाँ पे। ठीक है। ये तीनों जो है जैन मुनि हैं, और तीनों जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे। ठीक। इसके अलावा पहला शासक था जो माउंट अबू में जैन मंदिरों का दर्शन करने गया था। माउंट अबू कहाँ है? राजस्थान में है ये। जो राजस्थान वाली जो अरावली श्रेणी है, उसी में माउंट अबू है, पर्वत श्रेणी, पर्वत है, वहीं पर जैन मंदिर है। तो माउंट अबू में जैन मंदिरों का दर्शन करने गया था, पहला सुल्तान है। ठीक। दर्शन किया था। इसके अलावा ये हिंदू धर्म का होली होली का त्योहार मनाने वाला पहला सुल्तान था। होली ये मनाने वाला पहला सुल्तान, ऐसा आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर से हम बता दे रहे हैं। इसके अलावा जो है सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। सती प्रथा पर रोक लगाने का, किसी को सती होना होता था तो इससे जो है अनुमति लेनी होती थी, तो रोक लगाने का प्रयास किया था, रोक नहीं दिया था, लगाने का प्रयास। ठीक है। इसके अलावा अगर और हम बात करें तो इसने गोमठ मतलब समझते हैं, जहाँ गायों को पाला जाता है, गोमठ, ये बनवाने का प्रयास किया था। गोमठ बनवाया था। धर्मशाला बनवाया था, जहाँ साधु या सन्यासी लोग रहते हैं, तो धर्मशाला और गोमठ। ठीक है। ये बनवाने का श्रेय इसको जाता है। ठीक। इसके अलावा बड़ी संख्या में हिंदुओं की नियुक्ति, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदुओं की नियुक्ति करने वाला पहला शासक है। बड़ी संख्या में हिंदुओं की नियुक्ति किया था इसने। मतलब कि इसकी नियुक्ति में हम देखेंगे, अभी हम प्रशासन वाले पोर्शन में देखेंगे तो हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बता दें कि ऐसा शासक था, इसने सबको, मतलब इसकी जो योग्यता थी वो वंश पे आधारित नहीं थी, बल्कि योग्यता पे आधारित थी। जो योग्य है, वो चाहे किसी भी, चाहे हिंदू हो, चाहे वो हिंदू कन्वर्टेड मुस्लिम हो, तुर्क हो, कोई भी हो, बल्कि विदेशियों को तो ज़्यादा अच्छा पद दिया था ये। ठीक। इसने बिना भेदभाव की नियुक्तियां की थी। ठीक। तो हिंदुओं को नियुक्ति देने वाला पहला शासक है। पहला शासक नहीं है, हिंदुओं को नियुक्ति तो हर जगह हर शासन काल में हुई है, लेकिन बहुत ब्रॉड रूप में, ज्यादा संख्या में हिंदुओं की नियुक्ति इसने करी थी। ठीक। इसके अलावा और हम बात करें तो ये सूफियों से भी संपर्क रखता था। ठीक है। सूफी मतलब, इसके बारे में हम देखेंगे सूफिज्म में पूरा। तो सूफिज्म में
सूफिज्म में इसने क्या किया कि इसने दर्शन किए थे, तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। शेख सलार मसूद गाजी की दरगाह पर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। तो यहाँ पे आप इसको भी लिख लीजिए, शेख सलार मसूद गाजी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये दोनों दरगाहों पर ये गया जाने वाला जो है पहला शासक था। ये शेख सलार मसूद गाजी की जो दरगाह है वो बहराइच में है और इनका संबंध महमूद गजनवी से है, महमूद गजनी से है। हम पहले बताए थे आपको, इनकी वंशावली में महमूद गजनी से संपर्क संबंधित हैं। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो इनके भी दरगाह पर ये गए थे। तो एक तरह से जैन हिंदुइज्म के योगी प्लस सूफिज्म सबसे प्रभावित थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इनको रहस्यवादी शासक कहा जाता है। इसके अलावा बहुत कुछ जानने को है मोहम्मद बिन तुगलक पे। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे इसमें, स्पेशली क्रम से क्वेश्चन आता है। ये होली, ये जैन, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक, तो इसे, हाँ, गंगा जल पीने वाला, गंगा जल पीने वाला शासक, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब देवगिरी राजधानी आ गई थी यहाँ पर, तो ये गंगा से जल जो है यहाँ से भर के आता था उसको देवगिरी में पीने के लिए, समझिए। और वो काम कौन करता था? वो काम डाक डिपार्टमेंट के लोग करते थे, डाक विभाग के लोग करते थे। हमने आपको बताया था कि डाक विभाग को संगठित करने का काम गयासुद्दीन तो तुगलक ने किया था, इसके फादर ने किया था। उसी डाक विभाग ने जो है इसको पानी, मतलब यहाँ से घोड़े पर पानी आता था और धीरे धीरे करके देवगिरी आ जाता था गंगा जल। तो गंगा जल पीने वाला शासक था ये। इसी के कारण जो है, जो रूढ़िवादी उलेमा थे इससे और ज़्यादा जो है नफरत करते थे, दिक्कत थी उनको। ठीक, हिंदुओं की नियुक्ति कर रहा है, इससे भी दिक्कत थी। सती प्रथा पर रोक, होली, ये सब जो है गैर मुस्लिम काम है। इसकी वजह से जो रूढ़िवादी लेखक रहे, उन्होंने इसकी खूब आलोचना करी है और कायदे से। और उसमें कितनी सच्चाई है वो हम आपको बाद में बताएंगे ना। अभी इस पे हम फिर से क्लास लेंगे इस पे। ठीक, इसके अलावा अच्छा, एक बात और जान लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा। ठीक, जैसे इसके व्यक्तित्व के बारे में दो बात है। जैसे विवादास्पद शासक कौन है? विवादास्पद शासक, इसको बहुत विवादास्पद शासक कहा जाता है। मतलब कि हर जगह विवाद है। हमने अभी दो विवाद तो आपको इसे हम बता दिए कि मतलब एग्जैक्ट बात नहीं पता चलती कि सही बात क्या था। अंतर विरोधियों का विस्मयकारी मिश्रण था इसके अंदर, अंतर विरोध का विस्मयकारी मिश्रण, व्यक्तित्व की बात हो रही है। ठीक है, इस तरह का व्यक्तित्व, ये प्रतिभाशाली था कि पागल था? ठीक है, प्रतिभाशाली, आप इसे क्या मानते हैं बताइएगा, या पागल था? ठीक है, जो भी कुछ था, तो इन सब पे अभी हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। इसका धर्म धार्मिक था कि अधार्मिक था? ठीक है, इसको अधार्मिक घोषित कर दिया गया था। ये अधार्मिक है, अधर्मी है, अधर्मी है, क्योंकि ये नमाज नहीं अदा करता, क्योंकि ये जो है रोजा नहीं रखता। ठीक है, तो अधर्मी घोषित किया गया है इसको। लेकिन ये जो है इस सारा काम करता था। ठीक, खुतबे पे जो है इसी ने खलीफा का नाम लेने के, अपने नाम की जगह खलीफा का नाम दिया था, पुकारने के लिए बात की थी खुतबा पर। खुतबा में, खुतबा जो नमाज के समय होता था खुतबा, उसमें जो है अपने नाम की जगह खलीफा का नाम, इसने खलीफा को ढुंढवाया था। मतलब खलीफा गायब नहीं हो गया था, हलाकू ने खलीफा अल मुस्तकिन को मार दिया था 1258 में, आपको बताएं उसके बाद।
खलीफा की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो मिस्र में खलीफा था, उसके वंश को ढूंढा गया, इसने जो है ढूंढवाया और उससे कहा कि भाई हमें जो है मान्यता आप दीजिए। ठीक, बहुत प्रयास करने के बाद इसको मान्यता मिली थी। इसने क्या किया था कि खुतबे में खलीफा का नाम और सिक्कों पर खलीफा का नाम पूछा जा सकता है, सिक्कों पर खलीफा का नाम उत्कीर्ण करवाने वाला शासक, खलीफा का नाम, ठीक है, उत्कीर्ण करवाया था। तो ये सब चीज़ें अभी हम आपको और डिटेल में बताएंगे, और कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब पूछे जाएंगे आगे। ये दो खलीफा वाला ये जो क्वेश्चन है पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जानते हैं, सिक्कों पर खलीफा का नाम, क्योंकि खलीफा का नाम तो अभी खत्म हो गया था। मुबारक शाह खिलजी ने, खिलजी के समय आप लोगों ने देखा होगा, खिलजी ने कहा कि हम खुद ही खलीफा हैं। ठीक है, तो खिलजियों ने तो खलीफा को कोई कोई मान्यता नहीं दी। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने खलीफा से मान्यता ली थी प्रॉपर। ठीक, उसके बाद किसी खलीफा की तो उतनी का उतना महत्व था नहीं, महत्व तो व्यवहारिक रूप से कुछ नहीं था, सैद्धांतिक रूप से था मान्यता लेना। ठीक, लेकिन ये एक कदम आगे निकल गया। और इसके बाद जो शासक आएगा फिरोज शाह तुगलक, वो और ज़्यादा रूढ़िवादी था। हालांकि ये रूढ़िवादी नहीं था, ये एकदम जो है व्यवहारिक शासक था। एक तरह से उलेमा वर्ग के लोगों से इसका बनता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि शायद पढ़ने लिखने के कारण ऐसा होता है, इसी वजह से ऐसा है। और इसकी सारी योजनाएं बहुत ही ठीक योजनाएं थी, लेकिन सब असफल हो गई। बस इसलिए असफल हो गई कि वो सही समय पर नहीं किया गया। ठीक, चलिए इतना काफ़ी है। कल हम थोड़ा सा और बात करेंगे, और उसके बाद वो लगभग संभवतः खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा आप लोगों का। ठीक है, फिर से हम रिवाइज करा दें एक बार, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ा सा देखिए, अलाउद्दीन खिलजी कहाँ से? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इनके बारे में हम लोग जान लिए। इसके बाद ये अभियान, ये 5 जो है योजनाएं, पांचों जो है, इसमें से एक दो सैनिक अभियान है, बाकी योजनाएं हैं। ठीक है, 3 योजनाएं हैं, 2 सैनिक अभियान और 3 योजनाएं। ध्यान से देखने पर आपको पता चल जाएगा। पांचों का क्रम आपको पूछा जाता है, जिसको आप जो है कवर कर लीजिएगा। ये दौलताबाद समझ गए कहाँ है, और दौलताबाद में ही बहमनी साम्राज्य हम बाद में देखेंगे। और जहाँ काकतीय वंश है, होयसल वंश है, ठीक है, वहाँ पर हम विजयनगर साम्राज्य देखेंगे। ठीक है, तो ये राजधानी परिवर्तन का मैटर हम लोगों ने देखा पहले। सिक्का, सिक्का में जो है सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा क्या होती है? देखिए, एक मुद्रा होती है जो सोने और चांदी की होती है, उसकी वैल्यू तो उतने होती है। जैसे सोना है, तो सोना का वैल्यू उतने होगा, चाहे उसे आप सिक्के में डाल लीजिए, चाहे उसे आप किलो में बेच लीजिए, वजन में बेच लीजिए। तो सोना और चांदी का सिक्का तो मतलब सेम है, उसके वैल्यू के बराबर उसकी कीमत होती है, मूल्य होता है। वैल्यू के मूल्य के बराबर ही मूल्य होता है जो सोने का मूल्य रहेगा। और ये सिक्के ढाले जाते थे, कोई भी कर सकता था, ढलवा सकता था, सोना था तो ढलवा सकता था। तो इसको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर कोई कहे कि ये 1 ग्राम सोने के बराबर ये तांबा का सिक्का, ऐसे कोई कह दे, नहीं, तब उसे कहा गया कि सोने के सिक्के के बराबर एक सांकेतिक मुद्रा है ये। तांबा को हम सोने के बराबर कह रहे हैं, हम शासक हैं और हम ये ऐसा मानते हैं हम कि इसके बराबर, इस सोने वाले सिक्के के बराबर तांबे का सिक्का, तो वो हो गया संकेत। ठीक है, आज भी वही हाल है, हमारे पास सांकेतिक मुद्रा ही है। हमारे पास जो मुद्रा है वो सांकेतिक मुद्रा ही है, कि कागज के नोट पर लिख दिया जाता है 500 रुपया। तो क्या है इसका मतलब? ये संकेत ही है। और उतना ही आरबीआई ये नोट जारी कर सकती है जितना जो है उसके पास सोना है, मूल्य है, ठीक है, वैल्यू है। ये नहीं है कि ढेर सारा 5,000 का नोट, 500 का नोट जारी कर दे, ठीक, ढेर सारा जारी कर दे, सबके पास खूब पैसा हो जाएगा। लेकिन उससे क्या हो जाएगा? मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। अगर सबके पास ढेर सारा पैसा हो जाए, अभी सबको 10 लाख रुपए दे दी जाए, नहीं तो महंगाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी फिर से। ठीक, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो उस हिसाब से तो वही सांकेतिक मुद्रा आप समझ गए होंगे।
ठीक है, मंगोल का शासक था, इसमें कुछ नहीं, मंगोलों का आक्रमण था, इसमें कुछ नहीं जानना है आपको। तर्मसरीन का आक्रमण था। इसमें विवाद ये है कि घुस लिया था कि नहीं लिया था, मतलब घुस दे के इसको वापस किया था, मित्र बनाया था, कि लड़ाई किया था, ये विवाद है। और चित्तौड़ का हमीर के साथ विवाद है। खुरासान अभियान ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सेना खड़ी बनी की बनी रह गई, और वही सेना आगे चल के विद्रोह भी करेगी। ठीक। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा है, कराची अभियान। ये अभियान में मलिक खुसरो का अभियान था स्पेशली, और यह अभियान जो है टोटल असफल हो गया। सारी सेना खत्म हो गई, क्योंकि इधर तिब्बत है और इधर पूरा बहुत ठंडा वाला एरिया है, बहुत ऊंचा वाला एरिया है। और पीछे से सब पूरा जो है पैकअप कर दिया गया। सेना ना आगे जा पाई ना पीछे, मतलब बिना आइडिया का सेना चल दी, हम तिब्बत पे आक्रमण करेंगे। वही अ, बख्तियार खिलजी वाली वो जो स्थिति थी। बख्तियार खिलजी ने वही किया था, बंगाल जीता, उसके बाद वो चला गया तिब्बत पर आक्रमण करने, वो भी असम के रास्ते से। असम वाले एरिया को जीता, लेकिन ये पहाड़ी वाला एरिया है, इसका नाम ही असम है। असम मतलब कि जहाँ जमीन समतल ना हो। ठीक है। तो छोटे छोटी पहाड़ियाँ हैं और नदियाँ हैं। उन नदियों को जैसे क्रॉस किया बख्तियार खिलजी ने, उन नदियों के जो पुल थे, वहाँ की जनता ने, वहाँ के शासकों ने हटा दिया। और इधर तिब्बत पे जा नहीं पाया, क्योंकि ऊंचा है और हिमालय है यहाँ तक, और पूरा हिमालय जो है ऐसे कर्व है यहाँ से। तो आगे जा नहीं पाया और सेना खत्म हो गई। वही हाल इसका मलिक खुसरो का हुआ था कराची लखनऊ में। ठीक। और ऐसे ही कुछ हुआ, 10 लोग 3 लोग बचे। इसके अलावा हम और क्या, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत का अभियान लोगों ने देखा। हाँ, तो आप में कर वृद्धि, तो देखिए वृद्धि की बात जो करे थे हम, फिर अभी आपको दोबारा बता दें कि वृद्धि ज़्यादा नहीं हुई थी। ये वृद्धि अगर हम गयासुद्दीन तुगलक के समय देखें तो उसने कहा था थोड़ा थोड़ा वृद्धि होना चाहिए। नहीं, 1/3 या 1/5, 35% या जो है 20% टैक्स था उसके समय। ठीक था। और वो वृद्धि बहुत सामान्य सी वृद्धि थी, लेकिन समस्या क्या हुई, अकाल पड़ गया, गलत समय वृद्धि की गई, तो इसलिए असफल हो गया। और उसके लिए व्यवस्था भी की गई, लेकिन वो भी जो कर्मचारी थे वो इसको असफल कर ही दिए। एक डिपार्टमेंट भी बनाया गया दीवान अमीर को ही, लेकिन ये पूरी तरह से असफल रहा। सही समय पे शायद ये निर्णय नहीं लिया गया था। इसके अलावा हम लोग क्या जाने, नागरकोट का अभियान तो ज्वालामुखी मंदिर को नहीं लूटा गया था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अभियान में छोटे छोटे राज्य बचे हैं। और यहाँ पर आपको बस यही समझ लेना है कि इसी के समय दो नए राज्य आपको देखने को मिलेंगे, इसको पढ़ना पड़ेगा। बहमनी राज्य अलग से और विजयनगर साम्राज्य अलग से। ठीक है, तो सल्तनत के बाद इसको हम समझेंगे अलग से, लेकिन अभी से आप जानते रहिए। ठीक, ये पूरा विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे डेवलप करेगा, अचानक से नहीं, धीरे धीरे। ठीक, और इसका सबसे बड़ा साम्राज्य था। ठीक, 23 राज्य थे। विद्रोह भी खूब ज़्यादा हुए, सबसे ज़्यादा हुए। और दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए, ये भी आपको मालूम हो गया। इसके बाद इसका जो है मिलना जुलना, मतलब कि आध्यात्म की तरफ पढ़ा लिखा व्यक्ति था, दर्शन का ज्ञान था, ज्योतिष का ज्ञान था। सिंपल सी बात है, अकबर की तरह, सेम अकबर से मिलता जुलता जो है व्यक्तित्व यहाँ पे हम देखते हैं। अकबर भी यही काम करता था। इनसे जो है जिन प्रभ सूरी से, राजशेखर से एक बार तो बात हुई थी। जिन जिन प्रभ सूरी जो है 12 देर रात तक, आधी रात तक जो है इसको अपना जैन धर्म के बारे में बताता रह गया, लेकिन ये जैन धर्म अपनाया नहीं, कोई धर्म नहीं अपनाया था तो मुसलमान, और सारा काम करता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक तरह से वैचारिक व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था, तो यहाँ से आपको पता लगता है कि बुद्धिमान ही था। इब्न बतूता इसी के समय आया था। इब्न बतूता, और इब्न बतूता को चीन भेजा गया था, ये भी जान लीजिए, आप जान लीजिए। ठीक है, इब्न बतूता, इब्न बतूता, ठीक है, इसने किताब लिखी है रेहला। ठीक, इसी के समय आया था। इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जान नहीं लेते हैं, इसको तो पढ़ेंगे पूरा बढ़िया से, इब्न बतूता को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम, इसीलिए ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जानते रहिए इब्न बतूता इसी के समय आया था। ठीक है, क्योंकि हम एक एक इतिहासकार को पूरा डिटेल में देखेंगे कि जो है उसका जो है मृत्यु जन्म, क्योंकि वहां से क्वेश्चन सीधे सीधे आता है। ठीक, इब्न बतूता 1333 में आया था। ठीक, और 1342 में
इसे चीन भेजा गया था राजदूत के तौर पर। ठीक। और इसे जो है 10 सालों तक, 33 से 42 तक काजी नियुक्त किया गया था दिल्ली का, इन बतूता को। इसने एक किताब लिखी थी रहला, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है।